गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। हमने कल जो पढ़ा था बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सर्किट एनालिसिस एंड किरचॉफ्स का लॉ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो मैं आज टॉपिक लेकर आई हूँ वो है यूनिट फर्स्ट का ही इलेक्ट्रॉनिक्स बुक से थेवेनिन्स थ्योरम। बच्चों, थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है? थेवेनिन थ्योरम के अनुसार एक या अधिक स्रोत तथा दो निर्गत टर्मिनलों के किसी परिपथ जाल को तुल्य विद्युत वाहक बल के स्रोत तथा एक श्रेणी प्रतिबाधा के तुल्य माना जा सकता है। यानी कि जो थेवेनिन थ्योरम है ये एक जटिल जाल को, एक कॉम्प्लेक्स परिपथ को, कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में परिवर्तित करती है, जिसमें विद्युत वाहक बल के स्रोत ई इक्विवेलेंट माना जाता है जबकि प्रतिबाधा को जेड इक्विवेलेंट माना जाता है। जबकि एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स जो सर्किट होता है उसमें एक या दो से अधिक प्रतिबाधाएं हो सकती हैं, जबकि इसमें प्रतिबाधा को सिर्फ जेड इक्विवेलेंट के द्वारा माना जाता है। और उसमें सोर्स ई या ज़्यादा हो सकते हैं और इसमें जो सोर्स है उसको ई इक्विवेलेंट के माना जाता है। यानी कि एक जटिल जाल को, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में परिवर्तित करना ही एक तरह से थेवेनिन थ्योरम है। थेवेनिन थ्योरम में किस प्रकार से विद्युत वाहक बल का मान निकाला जाता है, यानी ई इक्विवेलेंट का मान, और किस प्रकार से जेड इक्विवेलेंट का मान निकाला जाता है। देखो बच्चों, यदि विद्युत वाहक बल का मान यानी ई इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करना है हमें किसी जटिल परिपथ से यानी कॉम्प्लेक्स परिपथ से, तो उस कॉम्प्लेक्स परिपथ में जो बाह्य एक्सटर्नल लोड है उसको हटाने पर जो परिपथ हमारे पास बनेगा, जो सर्किट बनेगा, उसके निर्गत यानी आउटपुट टर्मिनलों पर जो विद्युत वाहक बल का मान होगा वही हमारा ई इक्विवेलेंट का मान होगा। और बच्चों, अगर हमें जेड इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करना है तो जेड इक्विवेलेंट के मान के ज्ञात करने के लिए निर्गत टर्मिनल यानी आउटपुट टर्मिनलों पर कुल प्रतिबाधा जो होगी टोटल, वो जो कहलाती है वो ही हमारी जेड इक्विवेलेंट के बराबर होती है। लेकिन उसको ज्ञात करने के लिए उस कॉम्प्लेक्स सर्किट में जितने भी सोर्स उपस्थित होते हैं उनको लघुपथित यानी कि शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। यानी कि हम उनको बोल सकते हैं कि या हमने उनको नेग्लिजिबल कर दिया, या हम बोल सकते हैं कि उन्हें आंतरिक प्रतिरोध द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो हम उस परिपथ के निर्गत टर्मिनलों पर, आउटपुट टर्मिनल पर हम जेड इक्विवेलेंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। नीचे आपके पास जो डायग्राम है, इस डायग्राम में देखिए एक तरफ ए में कॉम्प्लेक्स सर्किट है। इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में आपके पास तीन प्रतिबाधाएं हैं, Z1, Z2, Z3, एक सोर्स है E और दो लूप हैं इसमें 1 और 2। इसमें एक भार प्रतिबाधा है ZL। तो लूप 1 में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I1 है, लूप 2 में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I है। जब इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक थेवेनिन थ्योरम के द्वारा एक सिंपल सर्किट में परिवर्तित किया जाता है तो देखो हमारे पास बी के रूप में जो सर्किट प्राप्त हुआ है ये सिंपल सर्किट है, जिसको थेवेनिन थ्योरम द्वारा चेंज करने पर हमें प्राप्त होता है। ई है जो, तो ई इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा और जो जितनी भी प्रतिबाधाएं हैं वो जेड इक्विवेलेंट में हो जाएंगी। जेड एल का मान वही रहेगा और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा मान ली आई डैश। बच्चों, ए एक सम्मिश्र जाल है यानी कि कॉम्प्लेक्स सर्किट है या कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें जेड एक भार प्रतिबाधा है। थेवेनिन प्रमेय की सहायता से इसे एक नए परिपथ, नए सर्किट बी में प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसमें ई इक्विवेलेंट एक तुल्य विद्युत वाहक बल का स्रोत है और जेड इक्विवेलेंट परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा है। यानी ई इक्विवेलेंट इस सेकंड वाले सर्किट के लिए विद्युत वाहक बल का कार्य करता है और जेड इक्विवेलेंट इसके लिए प्रतिबाधा का कार्य करती है। तो फर्स्ट डायग्राम में देखिए बच्चों, ए में लूप, फर्स्ट में लूप आपको अब समझाने की आवश्यकता नहीं है, हम पहले लूप समझ चुके हैं क्या है। तो लूप फर्स्ट में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ का सेकंड नियम भी हम पढ़ चुके हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? किसी भी परिपथ में विभवपात या हम बोल सकते हैं आई और आर के गुणनफल का योग उस परिपथ में उपस्थित विद्युत स्रोतों
के योग के बराबर होता है। तो देखो बच्चों, लूप फर्स्ट में I1 धारा है जो Z1 और Z3 प्रतिबाधा से होकर गुजर रही है। तो आई आर से I1 ब्रैकेट में Z1 क्योंकि Z1 से भी गुजर रही है, प्लस Z3 क्योंकि Z3 से भी गुजर रही है, तथा लूप फर्स्ट में ही Z3 जो है उससे एक I धारा और प्रवाहित हो रही है, लेकिन विपरीत दिशा में, इसलिए ये माइनस हो जाएगा, -I Z3 और इसमें लूप फर्स्ट में जो विद्युत स्रोत है उसका मान क्या है, E। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगी वो होगी I1 Z1 + Z3 - I Z3 = E। अब बच्चों देखो, लूप सेकंड में किरचॉफ के वही द्वितीय नियम से लूप सेकंड में जो I धारा है वो Z2 Z3 और ZL इन तीनों ही प्रतिबाधाओं से होकर गुजर रही है। तो इसका मान आएगा I Z2 + Z3 + ZL, लेकिन Z3 है उसमें से I1 धारा भी जा रही है, वही पहले की तरह विपरीत दिशा में, तो माइनस का I1 Z3। इस लूप सेकंड में कोई भी विद्युत वाहक बल का स्रोत नहीं है, इसलिए = आएगा 0। तो यानी किरचॉफ के द्वितीय नियम से हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगी वो होगी I Z2 + Z3 + ZL - I1 Z3 = 0। जब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो I का मान प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है I = Z3/Z2 + Z3 + ZL × I1। इस समीकरण से I का मान हम समीकरण नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगी समीकरण 1 में I का मान रखने के बाद वो होगी I1 Z1 + Z3 - Z3 पहले से ही है, एक Z3 इस I के साथ आएगा तो Z3 का स्क्वायर अपॉन Z2 + Z3 + ZL × I1 = E। यहाँ से हम I1 का मान निकालेंगे तो हमारे पास जो I1 का मान आएगा वो आएगा E/Z1 + Z3 Z2 + ZL अपॉन Z2 + Z3 + ZL। अब हम समीकरण नंबर 3 में I1 का मान पुट कर देंगे तो हमारे पास जो परिपथ A है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, और उस I का मान होगा Z3/Z2 + Z3 + ZL E/Z1 + Z3 Z2 + ZL अपॉन Z2 + Z3 + ZL। बड़े ब्रैकेट में हम Z2 + Z3 + ZL का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आएगी, ये Z2 + Z3 + ZL से Z2 + Z3 + ZL कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास I बराबर आ जाएगा EZ3 अपॉन, इन ब्रैकेटों को खोल लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो आएगा Z1 Z2 + Z1 Z3 + Z1 ZL + Z3 Z2 + Z3 ZL। जो सिंगल लाइन दिख रही है दो टर्म्स के नीचे, Z1 Z2 और Z1 ZL, इन दोनों में से Z1 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा Z2 + ZL। इसी प्रकार से ये डबल लाइन वाले टर्म में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा Z3, ब्रैकेट में बचेगा Z2 + ZL। एक टर्म है Z1 Z3, इन दोनों टर्मों में से Z2 + ZL कॉमन आ रही है स्टार्टिंग के दो टर्म में से, तो Z2 + ZL कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा Z1 + Z3 और प्लस Z1 Z3। अब नीचे के टर्म में से Z1 + Z3 हम जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास नीचे टर्म में बचेगा ZL + Z2 प्लस, क्योंकि Z1 + Z3 हमने कॉमन ले लिया तो, और Z1 Z3 के साथ Z1 + Z3 नहीं है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी I = आएगी EZ3/Z1 + Z3 अपॉन ZL + Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 + Z3। तो ये जो मान है वो हमारा कॉम्प्लेक्स परिपथ में धारा का मान है। तो देखो बच्चों, ये कितना हार्ड मान आया है। अब हम इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थेवेनिन प्रमेय के द्वारा इसको सिंपल सर्किट में चेंज करेंगे। उसके लिए हमें किस किस का मान पता होना चाहिए, E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट का मान। तो हम E इक्विवेलेंट का मान पहले ज्ञात करेंगे। तो E इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करने के लिए हम भार प्रतिबाधा को यानी ZL को इस टर्मिनल से हटा देंगे। तो अगर हम टर्मिनल से ZL का मान हटा देंगे, या हम बोल सकते हैं इसको ओपन कर देंगे, इस परिपथ को 1-2 टर्मिनल से। जब हम 1-2 टर्मिनल से इसको परिपथ को ओपन कर देंगे तो इसमें सेकंड लूप में कोई भी धारा प्रवाहित
नहीं होगी। तो केवल धारा जो प्रवाहित होगी वो लूप फर्स्ट में प्रवाहित होगी, यानी जेडल को अगर हटा दिया जाए तो अतः जेडल के सिरों पर जो वोल्ट का पतन है वो क्या होगा, शून्य होगा। अतः ओम के नियम से, ओम का नियम हमारा क्या कहता है, I = V/R। तो उसके अकॉर्डिंग लूप फर्स्ट में देखिए I की जगह I'=V का मान क्या है, E/R, क्योंकि अब Z1 व Z3 आपस में क्या है, श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है, तो ये आ जाएगा I'=E/Z1 प्लस Z3। इसलिए खुले परिपथ या बोल सकते हैं ओपन सर्किट की वोल्टता E इक्विवेलेंट का मान क्या हो जाएगा, I'(Z3), क्योंकि E इक्विवेलेंट के सामने जो प्रतिबाधा है वो क्या है, Z इक्विवेलेंट, और उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है, I' धारा तो इसमें प्रवाहित ही नहीं हो रही है, तो कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I', तो इसका मान हो जाएगा E इक्विवेलेंट I'(Z3) EZ3/Z1 प्लस Z3। तो ये हमारे पास जो मान आ गया, ये किसका मान आ गया, E इक्विवेलेंट का मान हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे Z इक्विवेलेंट का मान। बच्चों Z इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, Z इक्विवेलेंट का अगर हमें मान ज्ञात करना है तो कॉम्प्लेक्स परिपथ में सभी सोर्सों को लघुपतित या शॉर्ट सर्किट हम कर देंगे, या फिर हम बोल सकते हैं नेग्लिजिबल कर देंगे। और जो बाह्य परिपथ यानी कि वो टर्मिनल हैं जो 1, 2, उन पर जो टोटल मान होगा वही Z इक्विवेलेंट का मान होगा। तो देखो सर्किट हमारा है, इस सर्किट में हमने सोर्स को लघुपतित या हम बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किट कर दिया है, तो हमारे पास इस प्रकार का सर्किट प्राप्त होगा। तो Z इक्विवेलेंट का जो मान होगा वो Z1, Z2 और Z3 इनका टोटल के बराबर होगा। तो देखो बच्चों Z1 और Z3 हैं वो तो Z इक्विवेलेंट के क्या हैं, समांतर क्रम में हैं, जबकि Z2 है वो क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो इसलिए श्रेणी क्रम का तो आपको पता है मान सिंपल तरीके से जुड़ जाता है, जबकि समांतर क्रम में 1/Z प्लस 1/Z1 प्लस 1/Z3। तो 1/Z1 प्लस 1/Z3 का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो वो आ जाएगा Z1 Z3/Z1 प्लस Z3, यानी कि Z इक्विवेलेंट का जो मान होगा वो Z2 प्लस Z1 Z3/Z1 प्लस Z3 समीकरण नंबर 7 से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने E इक्विवेलेंट का मान ज्ञात किया, Z इक्विवेलेंट का मान ज्ञात किया। अब हम इस समीकरण 6 और 7 से E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट का मान हम समीकरण नंबर 5 में पुट कर देंगे, तो I = हमारे पास आ जाएगा E इक्विवेलेंट का मान EZ3/Z1 प्लस Z3, ये E इक्विवेलेंट हो जाएगा अपॉन ZL प्लस Z इक्विवेलेंट का मान होता है Z2 प्लस Z1 Z3/Z1 प्लस Z3, तो ये हो जाएगा Z इक्विवेलेंट का मान। तो हमारे पास जो धारा I का मान आएगा वो प्राप्त होगा E इक्विवेलेंट अपॉन ZL प्लस Z इक्विवेलेंट, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स सर्किट से हमने थेवेनिन थ्योरम के द्वारा एक सिंपल सर्किट में परिवर्तित कर दिया, जहाँ पर I का मान आ गया E इक्विवेलेंट अपॉन ZL प्लस Z इक्विवेलेंट। यही थेवेनिन थ्योरम है, यानी थेवेनिन थ्योरम के द्वारा हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे धारा का मान आराम से ज्ञात कर सकें। E इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करने के लिए उस परिपथ में जो भार प्रतिबाधा है उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं और उस निर्गत टर्मिनलों को खुले परिपथ में चेंज कर देते हैं। Z इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करने के लिए उस सर्किट में उस जो विद्युत वाहक बल के जितने भी सोर्स हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और जो टर्मिनल है निर्गत टर्मिनलों पर उन पर जो कुल प्रतिबाधा का मान होता है वही Z इक्विवेलेंट का मान होता है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको थेवेनिन थ्योरम समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।